साल 1980 का जुलाई, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन कॉस्मोपॉलिटन में एक 27 साल के नौजवान की तस्वीर छपी थी। साथ में लिखा था बैचलर ऑफ द मंथ। जेफरी एप्स्टीन का किसी भी अखबार या पत्रिका में यह पहला जिक्र था। कौन जेफरी एप्स्टीन? वो आदमी जिसके खुफिया तरीके से जुटाए गए दस्तावेज पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं, जिसके आधार पर हो रहे खुलासों को दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है। बताएंगे कैसे एक बेहद साधारण परिवेश से आने वाला जेफरी एप्स्टीन, जो कभी एक स्कूल में गणित का टीचर था, वो अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार हो गया। कैसे उसके मेंशन और प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली पार्टी आज के दौर का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया है। और क्या है ये एप्स्टीन फाइल, जिसमें दुनिया के रसूखदारों के काले कारनामे दर्ज हैं और एक एक कर सामने आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले कहानी जेफरी एप्स्टीन की। अमेरिका के मैनहट्टन के एक पॉश स्कूल का नाम है डाल्टन। इस स्कूल में अमेरिका के सबसे अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल के तत्कालीन हेडमास्टर डोनाल्ड बर्ग भी कई अतरंगी नियुक्तियों के लिए मशहूर थे। साल 1974 में ऐसे ही एक और नियुक्ति हुई। हेडमास्टर के पास 21 साल का एक नौजवान नौकरी मांगने के लिए आता है। नौजवान ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उसके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही पढ़ाने का तजुर्बा, लेकिन फिर भी उसे गणित और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल जाती है। कहानी आगे बढ़ी। टीचिंग के हुनर के बजाय ये नौजवान अध्यापक गलत चीजों के लिए चर्चा में रहने लगा। टीचर का नाम था जेफरी एप्स्टीन। डाल्टन स्कूल में रहने के दौरान ही जेफरी एप्स्टीन पर आरोप लगे कि वो स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों के साथ अवांछनीय हरकतें करता था। इतना ही नहीं, वो स्टूडेंट्स की पार्टियों में भी शामिल होने लगा। इन्हीं हरकतों के चलते जेफरी एप्स्टीन को स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन एप्स्टीन ने इस स्कूल में रहते हुए पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस के दौरान एलन ग्रीनबर्ग को प्रभावित करने में कामयाबी हासिल की। ग्रीनबर्ग बियर स्टेयर्न नाम के इन्वेस्टमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव थे। उनके चलते एप्स्टीन को बियर स्टेयर्न में नौकरी मिल गई। एप्स्टीन ने यहां अपनी शुरुआत एक जूनियर असिस्टेंट के तौर पर की, लेकिन महज 4 साल में वो इस कंपनी में लिमिटेड पार्टनर बन गया। लेकिन यहां पर भी वो ज्यादा दिन टिक नहीं सका। साल 1981 में उसे यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एक्ट के रेगुलेशन डी का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया और उसे यहां से निकाल दिया गया। एप्स्टीन ने इसके बाद अपनी कंपनी बना ली। इस दौरान वो लंदन में हथियारों के सबसे बड़े तस्कर अदनान खशोगी से मिला। अदनान खशोगी उस वक्त इजरायली हथियारों को ईरान तक पहुंचाने का काम करता था। एप्स्टीन खशोगी के पैसे को मैनेज कर रहा था। यहां से एप्स्टीन के जासूसी उपन्यास जैसे जीवन के कई अध्याय खुलते हैं। इस समय एप्स्टीन के पास से एक जाली ऑस्ट्रियन पासपोर्ट भी बरामद होता है। इस पासपोर्ट में उसका नाम फर्जी होता है और उसे सऊदी अरेबिया का रहवासी बताया गया होता है। एप्स्टीन अपने करीबी लोगों को बताता है कि वो CIA का आदमी है और एजेंसी के लिए वेल्थ मैनेजमेंट का काम करता है। इस बीच एप्स्टीन की मुलाकात स्टीवन होफनबर्ग से होती है। डगलस लीज नाम का एक आदमी इस मुलाकात को करवाता है। डगलस खुद ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट होता है। वो एप्स्टीन को भी ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए रिक्रूट करता है। होफनबर्ग टावर फाइनेंशियल कॉर्प नाम की कंपनी चला रहा होता है। 1987 में वो एप्स्टीन को टावर फाइनेंस के लिए बतौर कंसल्टेंट हायर कर लेता है। 1993 में टावर फाइनेंस के बारे में एक खुलासा अमेरिका के आर्थिक जगत को हिला कर रख देता है। ये कंपनी एक पोंजी स्कीम की तरह चल रही होती है। सीधे शब्दों में चिट फंड या मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह चल रही होती है। इसमें आया पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि इसे घुमाकर इन्वेस्टर्स को बड़ा रिटर्न दिखाया जाता है। अमेरिका के हजारों इन्वेस्टर्स रातों रात अपनी $450 मिलियन की गाढ़ी कमाई से हाथ धो बैठते हैं। कमाल की बात यह है कि इस घोटाले के पर्दाफाश होने से पहले ही एप्स्टीन इस कंपनी से निकल जाता है और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बचा रहता है। इस बीच एप्स्टीन की मुलाकात लेस्ली वेक्सनर से होती है। वेक्सनर उस समय विक्टोरिया सीक्रेट और एल ब्रांड के CEO होते हैं। एप्स्टीन धीरे धीरे उनका भरोसा भी जीत लेता है और 1995 आते आते वो वेक्सनर फाउंडेशन का डायरेक्टर बन जाता है। और यहां से शुरू होता है एप्स्टीन के चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का दौर। विक्टोरिया सीक्रेट अमेरिका का एक बड़ा लॉन्जरी ब्रांड है। इसके समय समय पर फैशन शो हुआ करते थे। एप्स्टीन अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कई मॉडल्स को सेक्सुअली मैनिपुलेट करता है। 1996 में मारिया फार्मेयर नाम की एक मॉडल एप्स्टीन पर सेक्सुअल असॉल्ट और रेप का केस दर्ज करवाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एप्स्टीन अपनी गर्लफ्रेंड गिस्लिन मैक्सवेल के साथ मिलकर लिटिल सेंट जॉन नाम का एक आइलैंड खरीदता है। कैरेबियन सी में मौजूद इस आइलैंड में वो अपना घर बनाता है। यहाँ आने लाने के लिए
वो बोइंग जहाज भी खरीदता है। इस जहाज को नाम देता है लोलिता एक्सप्रेस। ये 1952 के रूसी उपन्यास लोलिता के नाम पर होता है। ये एक अधेड़ आदमी की एक कम उम्र की लड़की लोलिता के प्रति आसक्ति की कहानी है। एप्स्टीन यहाँ पर कई नाबालिग लड़कियों को भर्ती करता है। इस आइलैंड का हर कोना वायर्ड होता है, मतलब चप्पे चप्पे पर कैमरे और माइक्रोफोन लगे होते हैं। एप्स्टीन यहाँ हाई प्रोफाइल मेहमानों को बुलाता है। वो उनको नाबालिग लड़कियां उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ वो अपने मेहमानों के निजी पलों को कैमरे में कैद करता रहता है। एप्स्टीन की प्रेमिका गिस्लीन मैक्सवेल का परिवार बड़ा रसूख वाला था। उनके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल पब्लिशिंग और अखबार के बिजनेस में थे। 1960 के दशक में वो ब्रिटेन की बकिंघम सीट से सांसद भी रहे। 1991 में उनकी लाश समंदर में मिली थी। रॉबर्ट की मौत आत्महत्या थी या हत्या, इसकी आज तक पुष्टि नहीं हो पाई है। उनके मरने के बाद उनका फैमिली बिजनेस बर्बाद हो गया, मगर ताकतवर लोगों ने उन्हें भुलाया नहीं था। गिस्लिन ने इसका जमकर फायदा उठाया और पिता के रेफरेंस से जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात कई जाने माने लोगों से करवाई। इसने जेफरी को पावर सर्कल में जगह बनाने का पूरा मौका दिया। इस तरह उसका सिंडिकेट आगे बढ़ने लगा। साल 2004 के नवंबर में पाम बीच पुलिस के पास एक महिला पहुंचती है। उस महिला का दावा था कि उसकी नाबालिग सौतेली बेटी से एप्स्टीन ने कपड़े उतरवा कर मसाज करवाई और बदले में $300 का भुगतान किया। इस टिप के आधार पर एप्स्टीन के खिलाफ पहली बार जांच शुरू होती है। करीब 13 महीने चले अंडरकवर ऑपरेशन के बाद एप्स्टीन के खिलाफ जांच में एफबीआई की एंट्री होती है। एफबीआई अपनी जांच में पाती है कि एप्स्टीन ने कम से कम 33 नाबालिग लड़कियों को रिक्रूट किया था, जिनसे वो सेक्सुअली एक्ट परफॉर्म करने के लिए कहता था। जेफरी एप्स्टीन के रिक्रूटमेंट का तरीका पिरामिड स्कीम जैसा था। वो जिन लड़कियों को अपने यहां बुलाता था, उन्हीं को अपने दोस्तों को लाने के लिए कहता था। बदले में उन्हें रेफरल के लिए पैसा भी ऑफर करता था। इसी रास्ते पर चलते चलते उसने अपने कुकर्म का साम्राज्य खड़ा कर लिया। फिर जुलाई 2006 में एफबीआई ने ऑपरेशन लीप ईयर नाम से एक ऑपरेशन चलाया। इसमें एप्स्टीन की प्रॉपर्टी की जांच, पीड़ित लड़कियों के इंटरव्यू सहित कई सबूत जुटाए गए थे। फेडरल प्रोसिक्यूटर मैरी विलाफोना ने एफबीआई की जांच के आधार पर एप्स्टीन के खिलाफ एक 53 पेज का आरोप पत्र तैयार किया। एप्स्टीन ने अपनी तरफ से एलन डर्शोविट्स नाम के वकील को मैदान में उतारा। डर्शोविट्स और एफबीआई के वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा के बीच एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के मुताबिक एप्स्टीन को सभी फेडरल चार्जेस में छूट मिल गई। बाद में सरकारी वकील अकोस्टा ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि एप्स्टीन इंटेलिजेंस का आदमी है और उनके पे ग्रेड से काफी ऊपर का आदमी है। दरअसल अमेरिका में मुकदमा 2 धाराओं में चलता है। पहला फेडरल लॉ यानी संघीय कानूनों में, दूसरा स्टेट लॉ में, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अपने अपने कानून है। फेडरल लॉ के तहत आने वाले अपराधों पर एप्स्टीन को माफी दे दी गई थी। स्टेट लॉ के तहत नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाने के जुर्म में उसे 18 महीने की कैद हुई, लेकिन उसे स्टेट जेल भेजे जाने के बजाय एक घर में हाउस अरेस्ट किया गया। इस जेल में 3.5 महीने रहने के बाद उसे वर्क पास भी मिल गया। इसके मुताबिक वो दिन में 12 घंटे काम के सिलसिले में जेल से बाहर रह सकता था। कुल मिलाकर एप्स्टीन जेल में सिर्फ सोने आता था। इतना सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि एप्स्टीन एक रहस्यमय किरदार था। वो बार बार असफल होता और बार बार वो खुद को नई और असूखदार पोजीशन में सेट कर लेता, लेकिन ये तिलिस्म ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। एप्स्टीन के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो अपने प्राइवेट जेट से पेरिस से लौट रहा था। जल्दी एप्स्टीन को समझ में आ गया कि उसे कम से कम 1 साल जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके ट्रायल की शुरुआत अप्रैल 2020 से पहले नहीं होने वाली। 30 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। जेल अथॉरिटी ने बताया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इसके बाद जेल अथॉरिटी ने अदालत को कहा कि वो एप्स्टीन को मुख्य जेल से अलग एक खास परिसर में रखेगी। उसके साथ हमेशा एक कैदी रहेगा और जेल गार्ड हर 3 मिनट पर उसकी सेल की जांच करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 अगस्त की सुबह एप्स्टीन की लाश उसके सेल में पड़ी मिली। एप्स्टीन के सेलमेट को एक दिन पहले किसी दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। आश्चर्यजनक तौर पर उसकी सेल के बाहर लगे कैमरे उस रात खराब थे। उसके सेल को चेक करने वाले दोनों गार्ड रात को 3 घंटे के लिए सो गए। एप्स्टीन खुद जितना रहस्यमयी किरदार था, उसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी हुई। मौत के बाद नाबालिग बच्चियों के सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड गिजलीन मैक्सवेल के ऊपर मुकदमा चला। उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल वो जेल में है। सजा सुनाए जाने के बाद उसने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है कि मैं जेफरी एप्स्टीन नाम के आदमी से मिली। अब आते हैं ताजा मुद्दे पर। क्या है एप्स्टीन फाइल जिस पर हल्ला कटा हुआ है?
एप्स्टीन फाइल्स दरअसल वो फोटोग्राफ और वीडियो टेप्स हैं जिन्हें एप्स्टीन ने अपने लिटिल सेंट जॉन आइलैंड और न्यूयॉर्क के प्राइवेट मेंशन पर फिल्माया था। इन दोनों जगहों पर एप्स्टीन हाई प्रोफाइल मेहमानों को आमंत्रित करता था, उन्हें अय्याशी के लिए नाबालिग लड़कियां उपलब्ध करवाता था। इन दोनों जगहों पर उसने हर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगा रखे थे। एप्स्टीन के साथ काम कर चुकी एक मॉडल का कहना है कि लिटिल सेंट जॉन पर स्थित उसके घर में एक मीडिया रूम था। यहाँ घर के हर बेडरूम और बाथरूम में लगे हिडन कैमरों से मेहमानों के निजी पलों पर नजर रखी जाती थी। यह फाइल्स 2008 में उसके खिलाफ चले मुकदमे में FBI के हाथ लगी थी, लेकिन उस समय इसे कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में डाल दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को अपना चुनावी मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक कर देंगे। नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम का कानून पास किया। इस कानून के मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स को 1 महीने में पब्लिक करना होगा। 19 दिसंबर से इन फाइल्स को चरणबद्ध तरीके से पब्लिक किया जाएगा। अब समझते हैं किन किन सफेद पोशों के नाम इस फाइल में सामने आ सकते हैं। कई बड़े और रसूखदार लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए हैं। इसमें पहला नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ही है। कभी ट्रंप के समर्थक रहे एलोन मस्क ने आरोप लगाया था कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में होने की वजह से ये फाइल्स पब्लिक नहीं की जा रही हैं। ट्रंप और एप्स्टीन के बीच में गहरी दोस्ती रही है। ट्रंप और एप्स्टीन की पहली मुलाकात 1980 के आसपास हुई थी। तब से 2004 तक दोनों के बीच करीबी संबंध भी रहे। दोनों को न्यूयॉर्क की हाई प्रोफाइल पार्टियों में एक साथ देखा जाता था। एप्स्टीन ट्रंप के एलीट क्लब मारा-लागो का भी मेंबर रहा है। हालांकि ट्रंप ने बाद में उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी। 2002 में एक मैगजीन इंटरव्यू में ट्रंप ने एप्स्टीन को टेरिफिक गाय बताते हुए कहा था कि वो खूबसूरत महिलाओं को उतना ही पसंद करता है जितना मैं, और उनमें से बहुत सी काफी कम उम्र की होती हैं। ट्रंप का यह बयान आज भी नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपों में उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करता है। 2004 में दोनों के बीच न्यूयॉर्क के आलीशान मेंशन की खरीद को लेकर विवाद शुरू हुआ। यह डील ट्रंप के नाम रही। बाद में इस घर को ट्रंप ने एक रशियन ओलिगार्क को ऊंची कीमत पर बेच दिया, लेकिन इस डील के चलते ट्रंप और एप्स्टीन के बीच स्थायी दूरी बन गई। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, जादूगर डेविड कॉपरफील्ड, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, नोम चॉम्स्की जैसे बड़े नाम इस कांड में अब तक सामने आ चुके हैं। एप्स्टीन फाइल्स में दुनिया के सबसे ताकतवर और रसूखदारों की काली करतूतें दर्ज हैं। अब इन फाइल्स के पब्लिक होने के बाद कई चेहरों के बेनकाब होने की उम्मीद है। कौन कौन से और नाम सामने आते हैं, किस तरह से वो इसमें शामिल नजर आते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, हमारी भी नजर है। जैसे जैसे परतें खुलेंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी एप्स्टीन की ये पूरी कहानी लिखी थी हमारे साथी विनय सुल्तान ने। मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।